यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज. ताज्या बातम्या, मनोरंजन आणि व्हायरल बातम्यांसाठी यूथ महाराष्ट्र न्यूज चॅनल आजच सबस्क्राईब करा. 42 वर्षीय रुग्णामध्ये धोकादायक पद्धतीने वाढलेला उच्च रक्तदाब नियंत्रित करण्यात नियमित उपचार अयशस्वी ठरले, तेव्हा डॉक्टर ब्रिजेश कुमार कुंवर रेनल डिनर्व्हेशन या एका अभिनव उपचाराकडे वळले. अपोलो हॉस्पिटल्स, नवी मुंबई येथील वरिष्ठ इंटरनॅशनल कार्डिओलॉजिस्ट डॉक्टर ब्रिजेश कुमार यांनी नवी मुंबईतील अशा प्रकारची पहिलीच तीव्रता कमी कमी असलेली शस्त्रक्रिया केली. हे उपचार म्हणजे हायपरटेन्शन व्यवस्थापनामध्ये झालेली लक्षणीय प्रगती दर्शवतात. रायगड उरण येथे राहणारे श्री चेतन वाजेकर हे मनमुराद भटकंती करणारे आणि साहसी उत्साही पर्यटक. विविध प्रकारचे अँटीहायपरटेन्सिव्ह औषधे घेत असूनही अनियंत्रित राहत असलेल्या उच्च रक्तदाबाच्या विकाराचे म्हणजेच रेझिस्टंट हायपरटेन्शन विरुद्ध ते झुंज देत होते. सक्रिय कार्यमग्न जीवनशैली असूनही त्यांचा रक्तदाब धोकादायकरित्या उच्चच राहिला होता. त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका, पक्षाघात, मूत्रपिंड निकामी होण्याचा धोका वाढत होता. या गोष्टीचा त्यांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होऊ शकत होता. श्री चेतन वाजेकर पेशंट उच्च रक्तदाब विकारग्रस्त म्हणाले, या उपचारापूर्वी माझ्या उच्च रक्तदाबामुळे दैनंदिन कामे करणे देखील मला कठीण झाले होते. माझ्या तब्येतीची मला सदैव काळजी वाटत होती. डॉक्टर कुंवर आणि अपोलो हॉस्पिटलमधील टीमचे मी आभार मानतो. त्यामुळे मला नवजीवन मिळाल्यासारखे वाटत आहे. जेव्हा मी आलो 21 तारखेला आलो, ॲक्च्युली मला हायपरटेन्शनचा त्रास 2021 सप्टेंबर पासून सुरू आहे. फेब्रुवारी 2022 मध्ये माझी अँजिओप्लास्टी सुद्धा ब्रिजेश सरांनीच केली होती. जेव्हा मी 2 दिवस अगोदर आलो ऑपरेशन करायच्या अगोदर, तेव्हा एकदम बीपी शूट झालेला. 3 महिन्यापासून मला ब्लरी विजन म्हणजे मला अस्पष्ट दिसायचं, चक्कर यायची, तोल जायचा. मग डॉक्टरांना जेव्हा कन्सल्ट केलं तेव्हा त्यांनी हा हा एक फायनल उपाय सुचवला का तुमचं मेडिकेशन्स पण चालू आहे, बीपी कमी होत नाही आहे, उद्या तुम्हाला अटॅक किंवा आणखीन किडनी डॅमेज किंवा स्ट्रोक येऊ शकतो, तर हा ऑप्शन आहे. तर दुसरा पर्याय नसल्यामुळे आणि अजून वय नाही आहे तेवढं आणि माझे ॲक्टिव्ह लाईफस्टाईल आहे, म्हणजे मी सिव्हिल इंजिनियर आहे, मी प्रॅक्टिस करतो, मी प्रो बाईक रायडर आहे. तर मग 23 तारखेला ऑपरेशन म्हणजे प्रोसिजर करायचं ठरवलं. जास्त फार वेळ नाही, एक कॅथलॅबमध्ये 1.5 ते 2 तासाचा प्रोसेस होता. सेम डे मला ICU मध्ये शिफ्ट केलं. दुसऱ्या दिवशी संध्याकाळी मला नॉर्मल बाहेर वॉर्डमध्ये त्यांनी शिफ्ट केलं. 27 तारखेला डिस्चार्ज भेटलं. आता सगळं म्हणजे नॉर्मल आहे, म्हणजे ब्लरी विजन नाही आहे, बीपी नॉर्मल आहे माझा. त्याच्यामुळे आता मी माझे जे दररोजचे ड्युटीज आहेत ते परफॉर्म करायला मी आता हे झालेलं आहे. सोमवारी डॉक्टरनी माझं मेडिकेशन पण कमी केलेलं आहे. आणखी 3 महिन्यानंतर ते अजून कमी करतील. हे फायदा झालेला आहे ऑपरेशनमुळे. आणि त्या म्हणजे ते डॉक्टर मला जवळजवळ 2021 पासून ट्रीट करत आहेत. त्यामुळे मी बिंदास होतो. त्यांनी सांगितलं RDN करायचं, मी गुगल पण सर्च केलं नाही. डॉक्टर म्हणाले करायचं आहे, हे झाल्यावरती तुमचं नॉर्मल लाईफस्टाईल जगता येईल. म्हटलं हो. व्यवस्थित सर्जरी केलेली आहे आणि आज मी माझं आयुष्य पहिल्यासारखं परत जगायला सुरुवात केलेली आहे. इन्शुरन्सचा प्रोसेस हॉस्पिटल आणि इन्शुरन्स कंपनी ह्यामध्ये होतो. पेशंटला धावपळ करावी लागत नाही. त्यांनी प्री अप्रुव्हलसाठी सबमिट केलं होतं. ज्या दिवशी मी अप्रूव्ह झालो होतो 2 दिवसानंतर अप्रुव्हल आलं. ॲडमिट झालो. मी डिस्चार्ज होताना पण काही मला प्रोसेस करायला लागलं नाही. तो इन्शुरन्स कंपनी आणि हॉस्पिटलमधला तो पेपर वर्क होता. पेशंटला काही त्रास होत नाही. जैसे आपको मालूम है कि ब्लड प्रेशर जो है एक ऐसी बीमारी है जो आपके बहुत सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है। वो किडनी हो, हार्ट हो, ब्रेन हो, रेटिना हो। कुछ ऐसे पेशेंट्स भी होते हैं जिनका बीपी रूटीन दवाओं से कंट्रोल ही नहीं होता है, और अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये पेशेंट्स बाय द टाइम 5, 7, 6 साल के बाद ये आपको किडनी के पेशेंट बन जाएंगे परमानेंटली। किडनी डैमेज हो जाएगी, हार्ट फेल हो जाएगा। देखिए 10 मिलीमीटर बीपी अगर बढ़ता है किसी का, उसको ब्रेन के चांसेस, ब्रेन प्रॉब्लम्स होने के चांसेस 40% बढ़ जाते हैं। स्ट्रोक होने के चांसेस, स्ट्रोक मतलब पैरालिसिस। 5 मिलीमीटर अगर बीपी किसी का बढ़ा रहता है तो उसको हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक होने के चांसेस 10% बढ़ जाते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो साइलेंट किलर है बीपी, उसको हमें ठीक करना है। तो अभी कई ऐसे पेशेंट्स होते हैं वो रूटीन बीपी की मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होते।
अब जैसे इनको 6 मेडिसिन चल रही थी, एक ही मेडिसिन में 3 दवाइयाँ थी, वो सुबह शाम चल रही थी, उसके बाद भी बीपी बढ़ा हुआ था। ये यंग पेशेंट है और ही इज अ राइडर, इज अ सिविल इंजीनियर, इज अ राइडर। अभी कब तक आदमी दवा खाएगा? और आगे जाकर कभी दवा छूट गई तो वो जो सिवियर जो रिबाउंड ब्लड प्रेशर होता है, 240 तक पहुंच गया था इनका बीपी, उससे ब्रेन डैमेजेस हो सकते हैं। तो हमने इनको आरडीएन ऑफर किया, रीनल डीनर्वेशन थेरेपी। बेसिकली इस डीनर्वेशन थेरेपी करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसके लिए आपको एक सपोर्ट सिस्टम की चाहिए होता है, जो अपोलो में अवेलेबल है। जो इसके कैथेटर्स होते हैं वो विदेशों से आते हैं, वो इंडिया में बनते नहीं हैं। तो वो मेट्रॉनिक का कैथेटर हमने यूज़ किया इस केस में, और हमने ये प्रोसीजर 1.5 से 2 घंटे में किया। इसमें जो हम लोग जो नर्व्स को एब्लेट करते हैं वो रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन से करते हैं। मतलब उस रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन का हार्ट के ऊपर कोई या बॉडी के ऊपर कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं है। इनफैक्ट शॉर्ट टर्म भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन हम पहले भी हार्ट में यूज करते रहते थे, जब अरिथमियास को ट्रीट करते थे। आपने सुना होगा ईपीएस, आरएफए। तो इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट है नहीं, और बहुत अच्छे से ये प्रोसीजर हो गया। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से रिस्पॉन्ड किया। इनफैक्ट जब हमारा प्रोसीजर खत्म हुआ तो टेबल पे इनका बीपी 240 से 160 हो गया था, और अगले दिन जब हम इनको वार्ड में शिफ्ट करने लगे आईसीयू से, तो इनका बीपी 110 हो गया, 110/70-80 ऐसा हो गया। तो ये रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। शायद ये रिस्पॉन्स इसलिए भी इतना अच्छा है, जो हमारी एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा था, वो इसलिए क्योंकि हमने इसमें बहुत समय लगाया। हमने अच्छे से जितनी भी उसकी आर्टरीज की ब्रांचेस थी, सब में रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन किया, और वो जो नर्व्स थी उसको अच्छी तरह से ब्लॉक किया। क्योंकि ये प्रोसीजर आप बार बार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक तो कॉस्ट इश्यूज भी हैं, और ये प्रोसीजर टोटल अराउंड 8 लाख के करीब पड़ता है। तो हम चाहते थे कि इसको पूरा टाइम दे करके ईच एंड एवरी आर्टरी, तो 5 आर्टरीज थी राइट साइड में, रीनल आर्टरी की ब्रांचेस की बात कर रहा हूँ, और 4 लेफ्ट में थी। हम चारों में, पांचों में बारी बारी से गए और उस आर्टरीज को एब्लेट किया। तो प्रोसीजर बहुत सिंपल है, इसमें कोई ब्लड लॉस नहीं होता है, इसमें कोई ऐसा बहुत कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है। पेशेंट अगले दिन वार्ड में शिफ्ट हो जाता है, मोबिलाइज हो जाता है और घर चला जाता है। अब हम इनके केस में धीरे धीरे करके इनकी बीपी की मेडिसिन कम कर रहे हैं। पहले इससे ज्यादा मेडिसिन से भी बीपी इनका 180, 200 ऐसे पहुंच रहा था। अभी हम कम करने के बाद भी वो रोज चेक कर रहे हैं, अपना बीपी 120, 130 है। और अब हमारा एम ये है कि हम धीरे धीरे करके ये बीपी की दवाइयां और कम करते जाएं। लेकिन मैं इसमें अगेन आपको कहूंगा कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइज, वेट कंट्रोल, ये सब भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मैं जो मर्जी खाऊं, जो मर्जी वेट बढ़ाऊं और बाकी तो हो ही जाएगा रीनल डीनर्वेशन। ऐसा नहीं है। अभी ये रीनल डीनर्वेशन जो है सिर्फ स्पेसिफिक पेशेंट्स के लिए है जिनको रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का डेफिनेशन मैंने आपको बताया, बीपी कंट्रोल नहीं हो रहा है 3 मेडिसिन के अलावा। 3 मेडिसिन चल रही है फिर भी नहीं कंट्रोल, अभी फिलहाल ये उसके लिए यूज हो रहा है। फ्यूचर में हो सकता है दिस में बी द फर्स्ट लाइन, ऐसा हो सकता है आज से 5 साल के बाद हर पेशेंट को हम फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट, जो दवा नहीं खाना चाहता उसको ये ऑफर करें कि भाई आप आरडीएन करा लो, दवा की जरूरत नहीं है। लेकिन राइट नाउ इट इज नॉट द फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट। राइट नाउ बीपी मेडिसिन एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन स्टिल रिमेन्स द फर्स्ट चॉइस ऑफ ट्रीटमेंट। ऑफ कोर्स ऐसे पेशेंट्स के लिए हमको देना पड़ता है, करना पड़ता है। हमारे मैनेजमेंट की तरफ से भी काफी सपोर्ट रहता है ऐसे पेशेंट्स को लिए। इमरजेंसी में तो हम लोग शायद किसी को मना ही नहीं करते हैं। कोई हार्ट अटैक का पेशेंट आता है तो इतनी फ्रीडम हमको दी हुई है टू सेव द पेशेंट। इंपॉर्टेंट ये है, खैर ये प्रोसीजर कोई इमरजेंसी नहीं है, और इंपॉर्टेंट ये है कि इंश्योरेंसेस भी सब कवर करते हैं। इनका भी इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस के इन्होंने अप्लाई किया, अप्रूवल आया, फिर हमने किया। इंपॉर्टेंट ये है कि आपको इंश्योरेंस वालों को कन्विंस करना पड़ता है कि क्यों कर रहे हैं, तो इसका क्या रोल है, क्योंकि ये नई पद्धति है, लोगों को इसके बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। आप देखो इंश्योरेंस वालों को हार्ट अटैक के बारे में, स्टेंट के बारे में सब कुछ मालूम है, लेकिन इस पद्धति के बारे में नहीं मालूम होगा, तो आपको अच्छी तरह से उनको समझाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई बहुत, और मेरे ख्याल से जैसा आपने पूछा, फ्यूचर में इसका दाम और कम होगा। कोई भी जब नई चीज आती है तो उसको लाइसेंसेस वगैरह सिर्फ कंपनी छोड़, जैसे पहले स्टेंट आते थे 1.5, 2 लाख रुपए का एक स्टेंट, अब 30,000 में स्टेंट आते हैं। तो मुझे लगता है कि आगे जाकर के इसका दाम और कम होगा, और ये बहुत इजीली लोगों को अवेलेबल है। यूथ महाराष्ट्र, महाराष्ट्राचा बुलंद आवाज।